नमस्कार, मैं हूं सुरेश झा। 90 के दशक में घाटी में कश्मीरी पंडितों के साथ जो कुछ बर्बरता बरती गई थी, उसको लेकर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल इन दिनों चर्चा में है। और चर्चा में हो भी क्यों ना, क्योंकि फिल्म में दिखाया गया है कि कश्मीरी पंडितों के साथ कितनी बर्बरता बरती गई थी, उनके साथ नरसंहार किया गया था, नौबत उनके पलायन तक पहुंच चुकी थी, क्योंकि कश्मीरी पंडितों को वहां से जान बचाकर भागना पड़ा था। लेकिन यहां पर दो बातें समझने वाली है। पहली बात यह कि यह फिल्म उन युवाओं के लिए तो ठीक है जो जम्मू कश्मीर का इतिहास नहीं जानते हैं, जो कश्मीरी पंडितों का इतिहास नहीं जानती है। लेकिन उसका दूसरा पहलू यह है कि हमारे सियासतदारों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ कितनी बर्बरता बरती गई है। उन पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया, अभी तक कोई जांच कमीशन क्यों नहीं बिठाया गया? क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर कश्मीरी पंडित सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक एजेंडा है और उनका इस्तेमाल राजनीतिक एजेंडा के तौर पर किया जाता है। इसलिए 32 साल बीत जाने के बाद भी आज तक किसी भी सरकार ने जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को बचाने की कोई पहल नहीं की, कोई गंभीरता नहीं दिखाई। और जिसका नतीजा है कि आज भी देश भर के कोने कोने में कश्मीरी पंडित विस्थापित का जीवन जी रहे हैं। आज इसी विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक हैं शशांक देवसुदी। आइए इनसे बातचीत करते जानने की कोशिश करते हैं कि कश्मीरी पंडितों को लेकर जो फिल्म बनी है नरसंहार को लेकर, आज उसकी सभी वाहवाह कर रहे हैं, सब रो रहे हैं, लेकिन आज तक किसी भी सरकार ने कश्मीर पंडितों को बचाने के लिए जम्मू कश्मीर में पहल क्यों नहीं की, गंभीरता क्यों नहीं दिखाई? आइए इससे बात करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, क्या कहेंगे कि कश्मीरी पंडित सिर्फ एक राजनीतिक एजेंडा है, उनका इस्तेमाल सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियां करती है चुनाव के लिए? इसमें कोई दो मत नहीं है कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां प्रजातंत्र में, हमारे देश में प्रजातांत्रिक पद्धति में काम कर रहे हैं, वो इस तरह के मुद्दे को अपने एडवांटेज के लिए समय समय पर इसका यूज किया जाता है। यह बड़ा ही स्पष्ट है और इसमें मुझे कोई भी हिचक नहीं है कहने में कि यह जो फिल्म जिसकी चर्चा आपने अभी जस्ट किया था कि कश्मीर के जो घटनाओं, जो 1991-92 में जो घटना घटी थी, उसका सही सजीव चरित्र चित्रण है और इसकी लोग प्रशंसा भी कर रहे हैं। निश्चित रूप से यह एक हकीकत है, यह सत्य है और लोग बहुत मात्रा में कश्मीर से देश के विभिन्न भागों में विस्थापित हुए थे। टेररिज्म के चलते, इस्लामीकरण के चलते लोगों को मारा गया था, घर से मारा गया था। तो अगर हमारी राजनीति पार्टियां अगर इस चीज से अवेयर होती और राजनीति पार्टियां समय पर काम करती तो शायद यह दुखद घटना नहीं घटती। और मैं ये भी कहना चाहूंगा इस संबंध में कि हमारे देश में हर तरह के विरोध होते हैं, हर तरह के लिए कमीशन बनाए जाते हैं, हर तरह के लिए कमेटी बनाई जाती है, हर तरह का ट्रायल किया जाता है, हर तरह के चीजों के लिए एक स्पेशल कोर्ट का निर्माण होता है। लेकिन कश्मीरी पंडितों के लिए आज तक न स्पेशल कोर्ट की व्यवस्था की गई, न स्पेशल कमीशन का स्थापना किया गया जिससे फैक्ट फाइंडिंग कमीशन हो, और न ही किसी भी तरह का मेरे नॉलेज में किसी तरह का कोई भी फैक्ट फाइंडिंग कमीशन को नहीं किया गया कि आखिरकार ये किन परिस्थितियों में इनका जो है विस्थापन हुआ। नंबर 1, कौन से वो लोग थे जो रिस्पॉन्सिबल थे, जिनके विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए, कौन से राजनेता उसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे। तो कहीं ना कहीं एक शब्द में मैं कहूं तो राजनीति के लिए यह एक बहुत इमोटिव मुद्दा था और यह मुद्दा को इसलिए लाया जाता है कि उससे राजनीतिक फायदा मिले, और लोगों ने राजनीतिक फायदा भी लिया है और इस फायदे में सभी लोग शामिल हैं। लेकिन जो कश्मीरी पंडितों की जो स्थिति है, जो उनकी सच्चाई है, आज भी वही है जो 91 में और 92 में था। इसमें किसी भी तरह का मुझे कोई संदेह नहीं है। अच्छा सर, 90 के दशक में जो कुछ उनके साथ जाती हुई है, जो बर्बरता हुई है, उसको लेकर फिल्म बनी है द कश्मीर फाइल, उसकी देश में चर्चा हो रही है। क्या 1990 में 1991 में हमारा देश गुलाम था? क्या यहाँ पे अंग्रेजों का शासन था, इसलिए हम लोग बोल नहीं पाए, उस विरोध का सामना नहीं कर पाए, हमारी सरकार मूकदर्शक बनी रही? क्या हमारा देश गुलाम था उस समय? क्या? जी हाँ, मेरा देश गुलाम था। मेरा देश गुलाम था। कुत्सित राजनीतिक और संकीर्ण जो मानसिकता का, राजनेताओं की मानसिकता था, उसका गुलाम था। आज जितनी भी पार्टियां हैं, राइट पार्टियां, लेफ्ट पार्टियां, कहीं ना कहीं कोई आइडियोलॉजिकल जो मुद्दे होते हैं उसके गुलाम थे। आज पूरा अगर डेमोक्रेसी हमारा देश का है किडनैप्ड बाय फॉल्सिटी, बाय मिस इन्फॉर्मेशन,
और जो मानवता, जो लोकतंत्र का काम जो था, आज लोकतंत्र का काम नहीं किया जा रहा है सभी क्षेत्र। इससे बड़ा मानवीय त्रासदी क्या हो सकता है? जो इस हिंदुस्तान में जो प्रेमा फेसाई सबसे ज्यादा बहुसंख्यक हिंदू रहते हैं और उस हिंदुस्तान में हिंदुओं को विस्थापित रहना पड़े, इससे बड़ा मानवीय त्रासदी क्या हो सकता है? क्या उस समय की सरकार निकम्मी थी? क्या और भी सरकारें जो थी उनको समझ में नहीं आता था? जब पाकिस्तान का निर्माण हुआ तो पाकिस्तान में बड़े खुले तौर पर कहा जाता है कि कोई भी राष्ट्राध्यक्ष जो हिंदू नहीं हो सकता है, चाहे कोई भी माइनॉरिटी नहीं हो सकता है। देखिए, एक इतना क्लैरिटी के साथ पाकिस्तान का निर्माण हुआ, हिंदुस्तान का निर्माण जो है कहीं ना कहीं जो है कुत्सित भावनाओं के कारण जो है इसको उस तरह का नहीं किया गया। मैं नहीं कहता हूं कि हिंदुस्तान को सेकुलर नहीं होना चाहिए, बट सेकुलरिज्म का यह अर्थ नहीं होना चाहिए कि जो बहुसंख्यक आबादी है उसकी भावनाओं को कत्ल किया जाए, उनको मार करके भगाया जाए और उनको जो है। लेकिन जो भी ये बताइए सर कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया, अच्छी बात थी, हटनी भी चाहिए थी। 35A को हटा दिया गया, ये भी अच्छी बात थी। इतना बदलाव जम्मू कश्मीर में आया, लेकिन कश्मीरी पंडितों को लेकर कोई बदलाव क्यों नहीं है? सरकार ने उनकी वापसी की पहल क्यों नहीं की? सर, कश्मीर में केवल 75,000 जो है कश्मीरी पंडित हैं, जो एक डाटा के अनुसार कश्मीर संघर्ष समिति ने बताया है, जिसमें 70,000 वहां से तो निकल गए। मैं बताता हूं कि कश्मीरियत अगर कोई व्यक्ति, चाहे वो वहां के मुख्यमंत्री हो, चाहे वहां के राजनीतिक नेता है, अगर कश्मीरियत की बात होती है तो उसमें सिख, हिंदू और मुस्लिम तीनों आते हैं। तो ये जितने भी नेता बोलते हैं कि ये पंडित, कश्मीरी पंडितों को मैं लाना चाहता हूं, ये सब जो है केवल जो है पूरी तरह झूठ बोलते हैं, आज तक झूठ बोलते आए हैं। चाहे वो फारूक अब्दुल्ला जी हो, चाहे वो कोई भी मुख्यमंत्री वहां के हो, आज तक झूठ बोलते आए हैं और झूठ के सिवा कुछ नहीं इन्होंने बोला है। बताइए कि कश्मीरी पंडित जो है कहीं ना कहीं चुनावी मुद्दा रहा, चुनावी मुद्दा हमेशा रहेगा। जम्मू कश्मीर पंडितों से जो कुछ जाती हुई वो पूरा देश जानता है, फिल्म के जरिए पता भी चल चुका है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे देश में कोई भी सुरक्षित नहीं है। कल उनके साथ हुआ, आज हमारे साथ भी हमारे साथ हो सकता है। तो क्या कहें कि हमारे सियासतदार सिर्फ वोट बैंक के खातिर ये तमाशा देखते हैं? सर, पूरे देश में मुसलमान वोट बैंक है और कश्मीर में कश्मीरी पंडित वोट बैंक है। पूरे देश की अगर राजनीति, अगर आप उसको सर्वे करें, आप उसको पढ़ें, अगर आप राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी हैं, तो माइनॉरिटी जो वर्ग है हमारे देश में आज पॉलिटिकल पार्टियों का बहुत बड़ा वोट बैंक है। और उसी प्रकार जो कश्मीर में कश्मीरी पंडित जो है वो वोट बैंक है राजनीतिक पार्टियों के। तो निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा वोट बैंक हो। तो कश्मीरी पंडित तो मेरे अनुसार भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। लोगों की उनकी जो स्थिति थी वो उसके ऊपर बरहम लगाने का कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज ने कोशिश नहीं किया। राजनीतिक डिसीजन लिए गए, लेकिन जो उनको चाहिए आज तक नहीं है उनकी स्थिति। न उनको नौकरी मिली, न उनको जो है रिहेबिलिटेशन में प्रॉपर्टी मिला, न उनको कंपनसेशन मिला। आज उनकी स्थिति बद से बदतर है और भी बद से बदतर होती जाएगी। अभी भी उनको बसाने की पहल सरकार की तरफ से नहीं की जा रही है और ना ही कोई आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई है। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि कश्मीरी पंडित जो है इन सियासतदारों के लिए सिर्फ एक वोट बैंक की राजनीति है। निश्चित रूप से ये कहना गलत होगा कि इनके विस्थापन, ये रिहेबिलिटेशन नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा होगा। देखिए, सत्य बोलना चाहिए, सत्य में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन देखिए प्रॉब्लम क्या है कि अगर राजनीति में अगर सब चीज साफ अगर आपको दिखाई देगा, राजनीति जो है राजनीति बोला जाता है, ये जो है साधारण साधारण लोग नहीं समझ सकते हैं। तो ये वोट बैंक रहेगा। अगर कश्मीर मर गया, अगर कश्मीरी पंडित मर गया तो कश्मीर इशू मर जाएगा। अच्छा, 370 हटने के बाद अनुच्छेद जो है वहां पे बदलाव कहा जाए कि काफी बदलाव आ गया, लेकिन कश्मीरी पंडितों के लिए बदलाव क्यों नहीं आ पाया? देखिए, कश्मीर पंडितों को बहुत मात्रा में बसाया जा रहा है एज पर द डाटा, राइट। लेकिन अब कितना बसाया जा रहा है मुझे जानकारी नहीं है। देखिए, इतनी बड़ी समस्या, इतनी बड़ी मानवीय त्रासदी को अगर ठीक करने के लिए बहुत समय लग सकता है, क्योंकि देखिए इसको खराब करने में इतना समय लग गया, तो इसको बनाने में तो बहुत टाइम तो लगेगा, समय लगेगा। लेकिन अगर सरकार अगर ईमानदारी से इसका प्रयास करे, मुझे लगता है कि सरकार को और ईमानदारी दिखाने की जरूरत है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे राजनीति विश्लेषक शशांक देव सुधी जो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। राजनीति
राजनीति को समझना आसान नहीं है, क्योंकि राजनीति एक ऐसा दलदल, एक ऐसे कीचड़ है कि वहां पर हर कोई फिट नहीं हो सकता। राजनीति में कहा जाता है कि साम दाम दंड भेद सब अपनाया जाता है। उनको मुद्दा चाहिए जीतने के लिए, उनको जीतने के लिए मुद्दा ही नहीं बल्कि सीट चाहिए, उनको सियासत चाहिए, और शासन के लिए शासक को कुछ भी करना पड़ता है। कश्मीरी पंडित एक मुद्दा बना है, एक मुद्दे को एक बार फिर से उखाड़ा गया है और 90 के दशक को एक हथियार बना के उसको, औजार बना के उसको दिखाया गया है। लेकिन इन सियासतदारों को सब कुछ पता था कि 90 के दशक में ही नहीं बल्कि कश्मीरी पंडितों के साथ जम्मू कश्मीर में जो जाति हुई है वो 90 के दशक नहीं होगा, काफी समय से उनके साथ जाति होती आई थी। तमाम सरकारें आई, तमाम सरकारें चली गई, लेकिन किसी भी सरकार ने कश्मीरी पंडितों को स्वच्छ की भावना नहीं दी। हम एनआरसी की बात करते हैं, हम CAA की बात करते हैं, लेकिन हमारे देश में जो खुद कश्मीरी पंडित आज विस्थापित का जीवन जी रहे हैं, किसी भी सरकार ने उनको बसाने की पहल नहीं की। हम फिल्म तो देख रहे हैं, फिल्म की वाहवा तो कर रहे हैं, फिल्म को चर्चा तो कर रहे हैं, आंसू तो बहा रहे हैं, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि कश्मीरी पंडित आखिर कहां है, किन स्थिति में, किन हालातों में, वो अपने बच्चों को लेकर कहां रह रहा होगा, वो क्या कर रहा होगा, ये कोई भी सियासतदार नहीं सोचता। क्योंकि हमारे सियासतदारों को सिर्फ राजनीति चाहिए, सत्ता चाहिए, और सत्ता के इस हमाम में सभी नंगे हैं। क्या पसंद राजेश के साथ सुरेश झा, न्यूज़ डेस्क, दिल्ली।